दोस्तों नमस्ते। आप सब इस बात से परिचित हैं कि पिछले दिनों भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद नामक एक समूह का गठन किया गया और यह गठन भारत में हिंदी पढ़ाने वाले सभी प्राध्यापकों को मिलाकर एक ऐसे समूह की परिकल्पना की गई है जिसमें कि हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े हुए सभी मसलों पर समय समय पर बातचीत की जाती रहे और हिंदी के अध्ययन में, अध्यापन में और शोध में नवाचार हम क्या कर सकते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए हिंदी के पाठ्यक्रम में जो भी नया प्रयोग कर सकते हैं, नवोन्मेषी परिवर्तन की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, इस बात को समझने के लिए और अलग अलग विचारों को समझने के लिए, अलग अलग मसलों पर विचार विमर्श करने के लिए समूह का गठन किया गया है। और इस समूह ने अपनी इस पूरी योजना को विधिवत शुरू करने के लिए एक इस तरह की योजना बनाई है कि हर सप्ताह एक जरूरी मसले को लेकर के, एक जरूरी विषय को लेकर के जरूरी तौर पर बैठा जाए। एक बैठक इस सिलसिले में हो चुकी है, दूसरी बैठक उस कड़ी की आज आयोजित कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आप सब जुड़े हैं और आप सब इस बात से परिचित हैं कि आज का जो विषय है आज की बैठक का वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक हिंदी पाठ्यक्रम। इस पर विचार विमर्श करने के लिए हम सब दोस्तों इस बात से परिचित हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और उसके अनुसार अलग अलग विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम का बनाया जाना तय है। हम लोग इस पर बातचीत करें उससे पहले मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ मुख्य जो बल है, जिस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल देती है कि जो किया ही जाना चाहिए, उसके बारे में सिर्फ आपको एक याद दिला देना चाहता हूँ। हालांकि आप सब इस चीज को जानते ही होंगे, पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी आज की बातचीत की बाकायदा शुरुआत करने के लिए उसकी प्रस्तावना के बतौर ये सब बात मैं आप सबके सामने साझा कर लेना चाहता हूँ। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कुछ केंद्रीय सिद्धांतों पर बहुत जोर देती है, बल देती है, जिनमें एक प्रमुख बात यह है कि विद्यार्थियों की हम एक ऐसी शिक्षा नीति बनाएं, एक ऐसा हम पाठ्यक्रम बनाएं जिसमें विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानने और उसको मान्यता देने और बढ़ावा देने की क्षमता हो। इसके साथ ही साथ एक मल्टी डिसिप्लिनरी दुनिया जो इस समय है, उसमें हमारे हायर एजुकेशन से निकलने के बाद एक बच्चे का मल्टी डिसिप्लिनरी और संपूर्ण शिक्षा वो प्राप्त कर सके, इसके भी प्रावधान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोर देती है। इसके अलावा अवधारणात्मक समझ, किसी भी विषय के सिलसिले में अवधारणात्मक समझ बढ़ाने, इनोवेशन करने या निर्णय वगैरह के सिलसिले में तार्किक क्षमता विद्यार्थी के अंदर बढ़ाने और तर्क और मनुष्यता और संवैधानिक मूल्यों और लाइफ स्किल को बढ़ावा देने में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोर देती है। इसके साथ ही साथ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में हम कैसे तकनीक का प्रयोग कर सके और साथ ही साथ विविधता और स्थानीयता को सम्मान देने वाली एक शिक्षण पद्धति का कैसे विकास कर सके, इस पर हमारी शिक्षा नीति जोर देती है। और शिक्षा नीति इस बात की परिकल्पना भी करती है कि जो विद्यार्थी स्नातक स्तर पर पढ़ाई कर रहा हो, अनिवार्यतः उसके अंदर एक संपूर्ण और बहुअनुशासनिक स्नातक स्तरीय शिक्षा में कुछ मानवीय मूल्य जैसे कि विवेकवाद, बुद्धिवाद, सौंदर्य, चेतना और सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, तार्किक और नैतिक जो मानवीय मूल्य हैं, उनका सॉफ्ट स्किल के साथ विकास किया जा सके। और अब आप सब इस बात से परिचित ही होंगे कि इसे क्रेडिट बेसिस पर बनाया गया है, तैयार किया गया है और भी बहुत सारी जो बातें हैं आज के कार्यक्रम में, आज की बैठक में, आज की बातचीत में हमारे वक्ता लोग उस पर बातचीत करेंगे, विस्तार से देंगे। ये सिर्फ इस बात को समझने के लिए एक प्रस्तावना के बतौर मैंने आपसे ये बात कही है। हमारे बीच में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे जी मौजूद हैं, जो इस पूरी कार्य योजना और इस पूरी परियोजना का स्वप्न देखते हैं
और उनके स्वप्न का परिणाम है ये भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद। और उनका जोर है कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, इसके बिल्कुल अनुसार एक बहुत बहुअर्थगर्भी स्नातक के पाठ्यक्रम को बनाने के लिए बहुत सारे शिक्षकों के बीच में विचार विमर्श किया जाए, उनसे राय मशविरा किया जाए और एक ठोस मॉडल तैयार किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित जो आज बैठक है, इसकी शुरुआत करने के लिए मैं प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस मसले पर अपनी बात कहें और पूरी परिकल्पना और पूरी प्रस्तावना जो कुछ भी वो साझा करना चाहते हैं साथियों के साथ साझा करें। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद विशाल जी। यह भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद की परिचर्चा है और यह कोई एक वक्ता केंद्रित कार्यक्रम नहीं है। और जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि हमारे सामने जो आज का लक्ष्य है वह है यूजी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करना, जो यूजीसी ने करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की गाइडलाइन हमें दी है। उस गाइडलाइन के अनुसार हम हिंदी अंडर ग्रेजुएट का पाठ्यक्रम कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट के पाठ्यक्रमों में हिंदी की भूमिका कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए जो प्रावधान गाइडलाइन में दिए गए हैं उनके समुचित दोहन के लिए यह चर्चा अनिवार्य है। क्योंकि जब तक हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तब तक किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारी भूमिका नीति निर्धारण में बहुत सीमित होती है, लेकिन जब कोई नीति हमारे समक्ष आती है तो हम अपनी भूमिका को कैसे उसमें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और तदनुरूप अपने को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने को तैयार कर सकते हैं, यह हम सबकी एक सामूहिक कोशिश है। और इसी के लिए हम लोगों ने यह एक प्राध्यापक परिषद का गठन किया है, जिसमें समस्त शिक्षक पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के वो एकजुट होंगे और वो विचार करेंगे कि कैसे वे अपने विषय का सही अपने ढंग से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो मित्रों, इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं आपसे थोड़ी बातचीत करूंगा और अन्य साथी भी बातचीत में मुझे सहयोग करेंगे। पहली बात ये समझनी है कि यह जो करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का आया हुआ है, इसमें दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो ये है कि एक कोर्स जिसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि विद्यार्थी एक भाषा या ज्ञान के अनुशासन से दूसरे ज्ञान के अनुशासन में वह जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। यानी जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसी स्थिति बन जाती थी, उससे एक तरह से विद्यार्थी को मुक्ति मिलेगी कि वह अपनी जरूरत के अनुसार अपने विषय बदल सकता है। विषय ही नहीं बदल सकता, वह विश्वविद्यालय भी बदल सकता है, महाविद्यालय भी बदल सकता है। वह किसी भी डिसिप्लिन में, भले वह आर्ट्स का विद्यार्थी हो, लेकिन वह साइंस में या कॉमर्स की डिसिप्लिन में भी वह कोई विषय ले सकता है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का उसे ऑप्शन मिलेगा। मसलन अगर वह 2 सेमेस्टर पढ़ाई कर लेता है और जो निर्धारित क्रेडिट हैं वह उसके प्राप्त कर लेता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, इसी तरह से उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसी तरह से उसे डिग्री मिलेगी। और वह डिग्री का कार्यक्रम 3 साल का भी होगा और 4 साल का भी होगा। साथ ही साथ उसमें यह भी अवकाश दिया गया है कि वह अल्टरनेटिव मोड्स को भी चुन सकता है, वह ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकता है, वह ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड या हाइब्रिड मोड से भी अपना अध्ययन जारी रख सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी जो सुविधाएं हैं या बहुत सारी स्वतंत्रता है वह विद्यार्थियों को दी गई है। स्वतंत्रता हमेशा स्वतंत्र है, यानी हर विद्यार्थी को, हर शिक्षक को,
हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय को ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी है कि जहां पे स्वतंत्रता हो लेकिन वह अराजकता की स्थिति न बने, और इसके लिए जो प्रयत्न करने हैं वह एकेडमिक्स को करने हैं, हमको आपको करने हैं। तो चूंकि हम लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम हिंदी के पाठ्यक्रम को इस तरह बनाएं, हिंदी के प्रश्न पत्र इस तरह बनाएं कि उसकी उपयोगिता न केवल हिंदी अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स करने वाले विद्यार्थी के लिए हो, बल्कि जो दूसरी स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉमर्स में है, जो साइंस में है, जो जो टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उन सबको इसकी सुविधा मिल सके, वो सब हिंदी विषय को ले सके। इसके लिए हमें अपने आप को सुसज्जित होना होगा, अपने पाठ्यक्रम को इस तरह बनाना होगा, और इसके लिए ही हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है वह 120 क्रेडिट का है, और जो 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है वह 160 क्रेडिट का है। क्रेडिट के बारे में आपको पता ही है कि एक क्रेडिट का मतलब ये होता है कि प्रति सेमेस्टर में 1 घंटा प्रति सप्ताह वह पाठ्यक्रम, वह पेपर या वह यूनिट पढ़ाई जाएगी। मसलन एक पेपर 4 क्रेडिट का है तो एक सेमेस्टर के 15 से 18 सप्ताहों में प्रत्येक सप्ताह 1 घंटे, और 4 क्रेडिट का है तो 4 घंटे उसका अध्यापन सुनिश्चित करना है, और यदि उसके साथ प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है तो वह 2 घंटे का हो जाता है, ये क्रेडिट है। तो इस तरह से 3 साल में 120 क्रेडिट और 4 साल में 160 क्रेडिट विद्यार्थी को प्राप्त करने हैं। मैं थोड़ा सा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोल जाऊं, शब्दों का इस्तेमाल कर लूं तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं शुद्धतावादी नहीं हूं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि हिंदी में ही ज्यादा बातचीत की जाए। इसमें जो बात अब समझने की जहां से हमारी भूमिका शुरू होती है वो ये कि 60 क्रेडिट का हमारा जो पाठ्यक्रम होगा वह कोर होगा, वह मेजर होगा, वह प्रमुख होगा 3 साल के प्रोग्राम के लिए, और 80 क्रेडिट का जो पाठ्यक्रम होगा वो 4 साल के प्रोग्राम के लिए वो कोर होगा, वो प्रमुख होगा। यानी जब डिग्री दी जाएगी तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विद्यार्थी ने जिस मुख्य विषय में 60 क्रेडिट 3 साल के कार्यक्रम के लिए या 80 क्रेडिट 4 साल के कार्यक्रम के लिए अर्न किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसको वो डिग्री प्रदान की जाएगी। अब इस बात को आप जब समझेंगे तो ये स्पष्ट हो गया कि अगर मान लीजिए बच्चे को के लिए हम बीए ऑनर्स का प्रोग्राम बना रहे हैं या बीए 3 साल का प्रोग्राम बना रहे हैं, और 3 साल का ही एक्सटेंशन 4था साल है, यानी कोई अलग से नहीं है, तो 3 या 4 साल, और इसको अगर आप ब्रेकअप करें तो पहले साल सर्टिफिकेट, दूसरे साल डिप्लोमा, तीसरे साल डिग्री, चौथे साल ऑनर्स एंड रिसर्च विथ रिसर्च, ये 4 तरह के डिग्री के प्रावधान किए गए हैं। इनमें 50% जैसा मैंने कहा कि आप हिंदी ऑनर्स के लिए आप वो प्रश्न पत्र हिंदी में बनाएंगे, हिंदी के का बनाएंगे, कोर पेपर हिंदी का होगा। लेकिन इसी के साथ जो माइनर पेपर है वो बहुत अहमियत रखता है, और वो माइनर पेपर 3 साल में 24 क्रेडिट का है, और जो 4 साल का पाठ्यक्रम होगा वो 32 क्रेडिट का होगा। यानी कम से कम बच्चे को प्रत्येक सेमेस्टर में एक माइनर कोर्स लेना है, इसके साथ वह मेजर कोर्स भी लेगा जिससे 3 साल में 60 क्रेडिट और माइनर से 24 क्रेडिट, और 24 साल में मेजर से 80 क्रेडिट और माइनर से वह 32 क्रेडिट अर्न करेगा। यहीं से हमारी भूमिका आरंभ होती है, और वो ये कि मेजर पे भी बात नहीं कर रहे हैं। मेजर के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि 60 क्रेडिट को आपको कैसे 4 क्रेडिट में, मिनिमम 4 क्रेडिट का एक कोर्स बनाना है, मैक्सिमम आप 5 क्रेडिट का भी कोर्स बना सकते हैं, 6 क्रेडिट का भी बना सकते हैं। उसमें लेवल भी बताया गया है कि पहले 1 साल में उसका लेवल 100 लेवल होगा,
दूसरे साल में उसका लेवल 200 होगा, तीसरे साल में उसका लेवल 300 होगा और चौथे साल में उसका लेवल 400 होगा। ये 100 से 400 के लेवल का मतलब ये हुआ कि जो विद्यार्थी को पाठ्य पत्र दिया जाएगा उसका स्तर धीरे धीरे वह बढ़ता चला जाएगा। आरंभ में वह समझिए जैसे उदाहरण के लिए कि वो इंटरमीडिएट के लेवल का होगा, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा वो उस पे फोकस बढ़ जाएगा और इस तरह से वो 400 लेवल तक जाएगा। माइनर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो माइनर पेपर है जिसको मैंने कहा कि 24 से 32 क्रेडिट विद्यार्थी को लेना है, हिंदी के में बीए करने वाले, मान लीजिए बीए ऑनर्स के पेपर की हम बात कर रहे हैं, जो 4 साल का पेपर होगा उसमें विद्यार्थी को माइनर पेपर 24 क्रेडिट यानी पर सेमेस्टर 4 क्रेडिट उसे अर्न करना है। यहीं पे वो जानकारी, वो पेज बहुत जरूरी है कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को अपना माइनर पेपर लेने के लिए उसे कह सकते हैं, और विद्यार्थी अगर दूसरी डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स पढ़ना, जानना, सुनना चाहता है, उसमें अपने को बेहतर बनाना चाहता है तो वो ले सकता है। यहाँ पर आपको जितना अपने विद्यार्थियों के लिए 24 से 32 क्रेडिट के माइनर पेपर बनाने हैं, उतना ही यह भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई दूसरे सब्जेक्ट का है, कोई हिस्ट्री में ऑनर्स कर रहा है, कोई सोशियोलॉजी में ऑनर्स कर रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर रहा है, कोई फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स कर रहा है, कि केमिस्ट्री में कर रहा है, कि दूसरे विषय में कर रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है वह ये माइनर के 24 और 32 क्रेडिट आपके ले सकता है। तो ये 24 से 32 क्रेडिट का जो खेल है, यानी 3 साल और 4 साल का जो यह पेपर है, प्रति सेमेस्टर एक प्रश्न पत्र, वह आपको इस तरह से डिजाइन करना है कि आपके विद्यार्थी भी उसको लें और दूसरे विषयों के विद्यार्थी भी उससे ले सकें। इससे हिंदी का वर्कलोड बढ़ेगा, यानी हिंदी विभागों में अगर हम अच्छा प्रश्न पत्र बना ले गए, प्रश्न पत्र पे बात बाद में करेंगे, अभी हम साँचे की बात कर रहे हैं। एक एक प्रश्न पत्र पर मैंने प्रस्तावित किया है आप सबसे कि हम लोग एक एक प्रश्न पत्र का कंटेंट क्या हो उस पर बात करें, लेकिन अभी हम केवल ढांचे पर बात कर रहे हैं। तो ये 24 क्रेडिट से 32 क्रेडिट को हम अच्छी तरह डिजाइन करके इतने क्रेडिट का वर्कलोड हम बढ़ा सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि एक टीचर को 16 घंटे पढ़ाना होता है, तो अगर हम 24 क्रेडिट का वर्कलोड बढ़ा लेते हैं तो 1.5 टीचर की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हम 32 क्रेडिट का वर्कलोड बढ़ा लेते हैं तो 2 टीचर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यह एक अवसर है, अगर हम इस अवसर का सही लाभ उठा लेते हैं और विद्यार्थियों को ऐसे माइनर पेपर्स देते हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी हो और उसके साथ दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी वो फायदेमंद हो, आकर्षक हो और वो उसका इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सिंगल लेक्चर नहीं है इसलिए मैं संक्षेप में, चूंकि बात बड़ी है तो थोड़ा विस्तार हो सकता है मैं कर लूं। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 9 क्रेडिट का मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स लेना है। मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स लेना है, यानी प्रत्येक कोर्स वो 3 क्रेडिट का होगा और इस तरह से उसे 3 सेमेस्टर में यह मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स लेना है। अब ये वो कोर्स है, मान लीजिए आपके कोर्स को यानी हिंदी के माइनर कोर्स को बच्चे ने नहीं लिया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उसने नहीं लिया, आपके बच्चे ने आपका मेजर भी ले लिया, आपका माइनर भी ले लिया, लेकिन अगर आप तेज तर्रार होंगे, आप इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, हमारे सभी हिंदी विभाग के साथी, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि हम एक ऐसा पेपर 3 क्रेडिट का बना दें जो मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी हो और उसको कोई भी विद्यार्थी ले सके। वह जिसने आपका माइनर मान लो न लिया हो, लेकिन उसको यहाँ पे कंपल्सन है
कि उसको 9 क्रेडिट मल्टी डिसिप्लिनरी में अर्न करना ही करना है ग्रेजुएट होने के लिए। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी में 3 पेपर हैं, तो आप 3 पेपर का ऑप्शन दे सकते हैं। जो हिंदी का ऑप्शन होगा, विद्यार्थी की मर्जी है वो चुनेगा या न चुने। बड़ी यूनिवर्सिटियों में निश्चित ही आपका वो कोर्स चुना जाएगा, तो 3 क्रेडिट का आपका एक वर्कलोड बढ़ेगा। उससे ज्यादा आपका विषय पढ़ने के लिए विद्यार्थी आगे आएंगे और इन्हीं विद्यार्थियों को आप उन अलग अलग विषयों के विद्यार्थियों को आप अपने पाठ्यक्रम से, अपने वक्तृता से, अपनी विशेषज्ञता से उसे आप आकर्षित कर सकते हैं कि पहले सेमेस्टर में न सही, दूसरे सेमेस्टर में आपका वो माइनर भी ले सके। यह आपको प्रयत्न करना है। और इसमें जो यूजीसी ने जो विषय बताए हैं, जो विषय हम दे सकते हैं हिंदी के अध्यापक के तौर पे, वो विषय कम्युनिकेशन एंड मीडिया है। हम मीडिया का विषय एक पेपर दे सकते हैं 3 क्रेडिट का, हम कम्युनिकेशन का एक विषय दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं 3 क्रेडिट का, हम तुलनात्मक साहित्य का एक पेपर दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम महाराष्ट्र में हैं या गुजरात में हैं, तो हिंदी और गुजराती की कुछ कविताओं का या कुछ उपन्यासों को चुन करके इस तरह का पाठ्यक्रम बना सकते हैं। केरल में है तो मलयालम का के साथ जोड़ के बना सकते हैं। इसी तरह से क्रिएटिव राइटिंग का पेपर हम दे सकते हैं। लिटरेचर और लैंग्वेज स्किल को बढ़ावा देने के पेपर हम दे सकते हैं। तो ये 3 क्रेडिट का जो 9 क्रेडिट हमारी होती है, 9 क्रेडिट अगर हम दे पाते हैं, कम से कम एक एक पेपर हिंदी का जरूर हर विश्वविद्यालय ऑफर करे, ये सुनिश्चित करना चाहिए हमें। इससे बहुत लाभ होगा और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या में हम इजाफा कर सकेंगे। ये अवसर आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमको दिया है। दूसरी बात, एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, यह भी 8 क्रेडिट का कोर्स है जो विद्यार्थी के लिए करना जरूरी है, अनिवार्य है। और ये एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स प्योरली लैंग्वेजेस के लिए है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के लिए है और साथ ही साथ अंग्रेजी को भी इसमें क्लब कर दिया गया है। अब ये जो 8 क्रेडिट का यानी कम से कम 2 पेपर, और ये 2 पेपर उसको पहले और दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना है, ये गाइडलाइन कहती है। पहले और दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना है, इसका मतलब ये हो गया कि वो 4-4 क्रेडिट का 2 पेपर, 4 क्रेडिट का एक पेपर एक सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का दूसरा पेपर पढ़ेगा। यहाँ भी आपको अवसर है कि आप एबिलिटी इनहांसमेंट के लिए 2 प्रश्न पत्र कम से कम बना सकते हैं, एक ऑड सेमेस्टर के लिए, एक इवन सेमेस्टर के लिए। यह ऑड और इवन सेमेस्टर के 4-4 क्रेडिट के 2 प्रश्न पत्र अगर आप हिंदी के देने में सफल हो जाते हैं, तो कोई भी विद्यार्थी वो कॉमर्स कर रहा हो, साइंस कर रहा हो या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहा हो, उसको आप ये मौका दे सकते हैं, ये अवसर आप उसको उपलब्ध करा सकते हैं। इस तरह से हिंदी का एक बड़ा लाभ आप दे सकते हैं हिंदी को 4-4 क्रेडिट के पाठ्यक्रम के माध्यम से। इसके साथ जो तीसरी बात है वो ये कि स्किल इनहांसमेंट का कोर्स भी विद्यार्थी को 9 क्रेडिट अर्न करना है और इसमें भी 6 क्रेडिट उसको पहले ही साल अर्न करना है, क्योंकि ये प्रावधान किया गया है कि विद्यार्थी जब 1 साल के बाद अगर वो प्रोग्राम से एग्जिट करता है, सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, तो सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वो 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप किया होगा और 6 क्रेडिट का कम से कम स्किल इनहांसमेंट कोर्स किया होगा। ये जो स्किल इनहांसमेंट कोर्स है उसकी भी कुछ व्याख्या यूजीसी गाइडलाइन में दी गई है, लेकिन और भी अभी हमें एक्सप्लोर करना है। उदाहरण के तौर पे हम लोग जो हिंदी के लोग हैं वो ऑफिशियल राइटिंग स्किल इनहांसमेंट कोर्स दे सकते हैं, या फिर हम ऑफिशियल लैंग्वेज का कोई कोर्स स्किल इनहांसमेंट का दे सकते हैं, या फिर आप क्रिएटिव राइटिंग का कोई कोर्स स्किल इनहांसमेंट का दे सकते हैं। ध्यान रहे 2 चीजें हैं, एक तो ये कि ये सब कोर्स देने के लिए हमको खुद को बहुत ज्यादा ट्रेंड करना होगा,
दूसरों की ओर देखने से ज्यादा अपनी ओर देखना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदी में रोजगार के अवसर की कोई कमी नहीं है, लेकिन हिंदी अध्यापक खुद अपने को कितना अपडेट करने के लिए तैयार है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर वो अपने को अपडेट करने के लिए तैयार है, जो हिंदी से जुड़ी संस्थाएं हैं, जो विश्वविद्यालयों के विभागों के द्वारा हिंदी के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या अन्य पाठ्यक्रम दिए जाते हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट के पाठ्यक्रम दिए जाते हैं, उनमें हम कैसे हस्तक्षेप करके हिंदी के इन क्षेत्रों की ओर टीचर्स को प्रवृत्त करने के लिए हम उन्हें प्रशिक्षित कर सकें, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बड़ी चुनौती है, जिसका हमें आगे के दिनों में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिनों में सामना करना है। बातें बहुत की जा सकती हैं, मैं इतनी ही बात कह के अपनी प्रस्तावना को विराम देता हूं, और आगे जो चर्चा होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि अन्य मुद्दे सामने आए, जिससे कि हम आज के विषय पे बेहतर बातचीत कर सके। आप सबने धैर्य से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। दोस्तों, प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे जी ने इस नई शिक्षा नीति के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो फ्रेम बन सकता है उसके बारे में बहुत आराम से और इत्मीनान से बताया उन्होंने, और मेरा ख्याल है कि कई साथियों के सामने, खुद मेरे सामने भी वो धुंधलका थोड़ा छटा है कि कैसे फ्रेम किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मसले पर और भी कई बातें की जानी बची हैं और कई बैठकें होनी चाहिए, लेकिन आज के इस व्याख्यान से एक शुरुआती दौर का जो धुंधलका है वो दूर हुआ है। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर हरदीप सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात करें, और मेरा ख्याल है कि 10 मिनट में बहुत आराम से अपनी बात कही जा सकती है। तो बाकी साथी जैसे जुड़ते जाएंगे, हमको इसी क्रम में हम लोग रखते जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं अब डॉक्टर हरदीप सिंह जी से कि वो अपनी बात साझा करें। शुक्रिया विशाल जी। सर, ऐसा है कि अभी ना मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि जैसे जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो हम में से अगर कोई एक दायित्व ले ले कि कोई बोर्ड रखकर उसके ऊपर सारे पॉइंट्स नोट करते रहें। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो वो पॉइंट्स अगर किसी बोर्ड पर साथ साथ आते रहेंगे तो जो साथ में जुड़े हुए हैं तो वो भी अगर कोई अपना विचार साझा करना चाहते होंगे उसके बारे में, तो उनको भी सुविधा हो जाएगी। तो अभी जैसे कि डॉक्टर संजीव कुमार दुबे जी ने बहुत ही अच्छी भूमिका बांधी है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको मिलकर के ये भी निश्चित कर लेना चाहिए कि हमने प्रथम छमाही में क्या पढ़ाना है, दूसरी छमाही में क्या पढ़ाना है। नहीं तो फिर ऐसे होगा कि अगर वो एक विश्वविद्यालय में कुछ पाठ्यक्रम पढ़ेगा, फिर वो क्रेडिट लेके किसी दूसरे विश्वविद्यालय में जाना चाहेगा, और वहाँ हो सकता है कि उसको वो अगले छमाही में पढ़ने को मिले जो वो पहले से ही पढ़ करके चला जा चुका है। तो ये एक विसंगति हो जाएगी। इस विसंगति को दूर करना भी काफी आवश्यक है। जैसे कि अभी डॉक्टर दुबे जी ने सुझाव दिए थे, बहुत ही बहुमूल्य सुझाव हैं, क्योंकि हमें थोड़ा एडवांस में सोचना पड़ेगा कि दूसरे डिसिप्लिन्स के विद्यार्थी हिंदी क्यों पढ़ेंगे। तो अब जैसे हमारा सिक्किम विश्वविद्यालय है, तो हमारे यहाँ का, जोर से बोलें क्योंकि आवाज बहुत धीमी है आज के इस टीम में। पता जी जी, क्योंकि अगर ये रोजगार से जुड़ेगा और दूसरे अनुशासन को पढ़ने वाले, मान लो मेडिकल वाला हिंदी में आना चाहता है, वो एक पेपर पढ़ना चाहता है, मैनेजमेंट वाला पढ़ना चाहता है या विज्ञान वाला पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए उसमें कुछ आकर्षण होना चाहिए। नहीं तो मान लो कोई मुझे कहता आप ये पढ़ो, तो मेरे मन में सबसे पहले यही सवाल आएगा भी क्यों पढ़ो, क्या होगा उससे। तो अब जैसे हमारा सिक्किम विश्वविद्यालय है, हमारा यहाँ का चीनी विभाग, चाइनीज डिपार्टमेंट तो बहुत स्ट्रांग है और फुल स्ट्रेंथ में चल रहा है। उसका कारण ये है कि चाइनीज में बीए करते ही 60-70 हजार की जॉब ऑफर हो जाती है। तो हम हिंदी में वैसा कैसे करें। एक तो ये होता है ना कि एकदम से जो अपने विचारों के दायरे को तोड़कर बाहर आना,
वो एक बहुत बड़ी बात होती है। होता क्या है कि हम जब पाठ्यक्रम का निर्माण करने बैठते हैं तो पहले क्या पढ़ाया जा रहा है, हम मुड़ मुड़ कर उधर ही देखते हैं। हम आगे क्या होने वाला है, आगे की आवश्यकताएं कौन सी हैं, उसको हम ध्यान में नहीं रखते। अब जैसे मिसाल के तौर पर आज जैसे ये नेटफ्लिक्स का जमाना आ गया है, सिनेमा से भी आगे का हो गया है। हमने तो एक सिनेमा का पाठ्यक्रम रखा है इसमें, क्योंकि मुझसे एकदम से तुरंत मांगा गया था कि आप अपना पाठ्यक्रम बना करके दीजिए। तो मुझे फिर ये था कि इमीडिएटली अब क्या बनाएं। तो सिनेमा में भी अब हमने ये रखा कि भाई हिंदी सिनेमा को लेकर के कुछ उद्देश्यपरक सिनेमा भी जो अंग्रेजी से हिंदी में डब्ड हैं, या दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्में हिंदी में डब्ड हैं, जैसे बाहुबली ने बहुत कमाल कर दिया था, उसी तरीके से अभी जैसे ये एक ये इंग्लिश फिल्म अभी आई थी पीछे, उसका मैं नाम जहन में नहीं आ रहा, वो इसको लेकर के थी अपना, उसका साथ जुड़ा हुआ था अंडर द वाटर, क्या था वो, एकदम से दिमाग से स्लिप कर गया, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया मूवी थी। आजकल के हालातों को, इंग्लिश फिल्म थी जिसमें वो नीले नीले रंग के दिखाए जी, जिसमें वो नीले नीले रंग के पात्र दिखाते हैं, लंबे लंबे नीले। अंडर द वाटर जी, अवतार थी सर। हाँ, अवतार जी। तो अवतार जैसी मूवी है हमारे पास, जो कि उद्देश्यपरक मूवी है, और वो हमारे जो वर्तमान में जो शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के, तो उधर भी दिमाग बंदे का चलता है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर हम एक एक सेमेस्टर को लेकर के चर्चा करें कि 20 सेमेस्टर में हम क्या पढ़ाएं, दूसरे में क्या पढ़ाएं, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें में क्या पढ़ाएं, तो वो ज्यादा सार्थक हो सकती है। क्योंकि हम अपना अपना बनाएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। मान लीजिए हमने पहले सेमेस्टर में जो पाठ्यक्रम रखा है वो दूसरे वाले विश्वविद्यालय में उसको दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में रखा होगा, तो फिर विद्यार्थी अगर क्रेडिट इधर से लेकर जाएगा उधर भी वो उसको वही पढ़ने को मिलेगा। तो वैसे तो होना ये चाहिए था कि यूजीसी अपने स्तर पर पूरे भारत के लिए एक पाठ्यक्रम निश्चित कर देती, और फिर उसके बाद अपने अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार एक एक पेपर और जोड़ दिया जाता, तो वो ज्यादा बेहतर रहता। तो इन शब्दों के साथ ही मैं मंच को छोड़ता हूं, खुला रखता हूं आपकी क्रिया प्रतिक्रिया जानने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर हरदीप सिंह जी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जरूरी विषय की तरफ ध्यान दिलाया है कि उसे कैसे देखा जाए। बाकी साथी भी इस पर बातचीत करेंगे ही। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं जोधपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर भरत कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात साझा करें। भरत कुमार जी। सर, हमारे यहाँ भी हमें अभी एक ही सप्ताह के भीतर पूरा पाठ्यक्रम बनाने के लिए कहा गया है, और वो हमें वो सीबीसीएस के तहत ही बनाना है। तो हमारे सामने 2-3 मुश्किलें हैं जिनके बारे में मैं आप सबसे जो जानना चाहूंगा। पहला तो ये कि हमारे यहाँ पे 3 पैटर्न में से 2 पैटर्न अडॉप्ट करने की बात हो रही है। एक तो जो कोर सब्जेक्ट है और दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो जो कोर सब्जेक्ट है उसमें तो हम हिंदी के जो मानक जो पहले से परंपरागत रूप से जो चल रहे थे सब्जेक्ट, हम उन्हीं को चला रहे हैं और उनका अलग अलग हिस्सा बांट रहे हैं। और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उस पे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ और बाकी जगह का जो पाठ्यक्रम चल रहा है, और जो अन्य सब्जेक्टों के भी हिसाब से चल पाए कि ना, जैसे कार्यालय हिंदी है, हिंदी का मौखिक इतिहास है, हिंदी का वैश्विक स्वरूप है, जनसंपर्क, समाचार लेखन, इस तरीके की चीजें हम लोग हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। हमारे लिए दिक्कत ये है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर पाठ्यक्रम को अगर हम किस तरीके से चयनित करें कि हमारा सेकंड और थर्ड वो दोनों हिस्से में बने। एंड वो जो दूसरी हमारे दिक्कत हमारे सामने ये आ रही है कि जो अन्य विश्वविद्यालयों के भी अगर हमें पाठ्यक्रम उपलब्ध हो जाए, क्योंकि हमें 2-3 पाठ्यक्रम जो नए बनाने के जैसे हरदीप सर ने बात की, हिंदी सिनेमा का पाठ्यक्रम है और सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी का पाठ्यक्रम है। तो इन 2-3 पाठ्यक्रमों को भी हम किस तरीके से जोड़ पाए, इसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी इस संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं है।
अभी मुझे लगता है कि एक साथ सारे सवाल आ जाएं और लोगों के विचार आ जाएं, फिर उस पर एक कोई बातचीत हो सकती है। अब मैं अपनी बात साझा करने के लिए डॉक्टर बलिराम धापसे जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात कहें। सभी को मेरा प्रणाम। हरदीप जी ने जो प्रश्न उठाया था उसी को लेकर मैंने चैट बॉक्स में भी वो मेरी जिज्ञासा थी जी, वो मैंने यहाँ पर रख दी थी। होगा कि लगभग 500 के करीब विश्वविद्यालय होंगे अपने भारत में जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती होंगी। अगर एक विश्वविद्यालय है तो उसका अपना एक बोर्ड ऑफ स्टडीज है। अब मुझे बताइए 500 बोर्ड ऑफ स्टडीज बन गए हैं और हम क्या पाठ्यक्रम बना रहे हैं। हरदीप जी ने जो मुद्दा उठाया कि एक सेमेस्टर में एक छात्र एक विश्वविद्यालय में से कुछ पढ़ता है और हो सकता है वो अगले सेमेस्टर में किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाए, तो पाठ्यक्रम को लेकर वहाँ पर उसके सामने विसंगति रहेगी, विधा रहेगी। इसीलिए हमें एक साथ एक सेंट्रल बोर्ड स्थापित करना चाहिए जिसके माध्यम से हम एक ही पाठ्यक्रम बनाएं जो पूरे देश भर में लागू हो। और हो सकता है क्षेत्रीयता को लेकर या स्थानीयता को लेकर 10% की छूट अगर दी जाए तो मुझे लगता है ये ज़्यादा नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये ज़्यादा सुसंगत होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं पिछले 10 साल से बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ पर देख रहा हूँ कि जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का चेयरमैन है या जो कोई प्रभावशाली व्यक्ति बोर्ड में बैठा हुआ है वो अपने सगे संबंधी पहचान वाले व्यक्ति की कृति पाठ्यक्रम में लगाने के लिए जोर लगाता है। पाठ्यक्रम कैसा बन रहा है, उसको छात्र के लिए क्या उपयोगिता है या नहीं, उसके माध्यम से उसे कुछ रोजगार मिलेगा कि नहीं, ये बातें उस बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन या वो तथाकथित जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसके लिए ये बातें गौण है। और ये हमारे लिए या हमारे हिंदी साहित्य के लिए, जिसके हम भविष्य की बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। आप छात्रों को केंद्र में रखिए, अपने जो संबंध निभाने की जो बात है वो बात की बात है। यहाँ पर पाठ्यक्रम में एक वाक्यता जरूरी है जिसके माध्यम से हरदीप जी ने जो समस्या उठाई उसका भी समाधान यहाँ पर हो सकता है। मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, इसीलिए संजीव जी और विशाल जी का बहुत बहुत आभार। शुक्रिया बलराम धापसे जी। लीना सैमुअल जी अब से अनुरोध है कि वो अपनी बात करें। नमस्ते जी, मैं केरल से हूँ और अब सबने जो बातें रखी हैं सबको मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ। उसके साथ में 2 बातें मुख्य रूप से रखना चाहती हूँ। वो यह है कि एक जो है कि केरल की बात है। केरल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक लागू नहीं की गई है, लेकिन हमारे इधर ऑनर्स डिग्री की बात चल रही है और उधर जो फ्रेमवर्क क्या है उसके बारे में हमें कुछ सूचना नहीं मिली है अभी तक। वो किस तरह वो पाठ्यक्रम किस तरह होगा, किस तरह बनाना है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमने सुना है कि इधर ये 4 वर्षीय कार्यक्रम में प्रोग्राम में हिंदी LRP के रूप में सिखाई जाएगी। LRP माने लैंग्वेज रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न है, मतलब सिर्फ 1 साल जो है कि हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो जरूर हमें यह मालूम है कि अगर अब जो है कि हम BA BSc में 2 साल हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन अब जो है कि 1 साल में उसे कम करते समय जरूर उधर हिंदी का स्थान कम हो जाएगा। हिंदी मतलब भाषा और साहित्य विद्यार्थियों से दूर हो जाएगा। तो इसकी एक समस्या हमारे आगे है, तो इसका नहीं कि मैं आप लोगों से सलाह मशविरा चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम प्रश्न पत्र तैयार करते समय हमेशा हम भाषा साहित्य के जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं कि हम मतलब एक कहानी है तो उसमें अभिव्यक्त समस्याएं क्या क्या हैं, भाषा है तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इस तरह के प्रश्न पत्र को छोड़कर अब एक सर ने बताया कि हमें मुड़ मुड़ कर पीछे नहीं देखना चाहिए, हमें आगे की ओर ताकना चाहिए कि मतलब अब जो है कि रात बाकी है या इस तरह की जो कहानियां पढ़ाते समय
उसमें जो समस्या है, पारिस्थितिक समस्या है, तो वो एनवायरमेंट साइंस से जुड़ी हुई बात है। तो हमें जरूर उस एनवायरमेंट साइंस जैसे शब्द को हमारे कोर्स के नाम के साथ जोड़कर हम दूसरे छात्रों को हमारे कोर्स की तरफ क्या है इंतजार कर सकते हैं, या हम उसे आमंत्रित कर सकते हैं। यही एक विचार है। तो इस तरह बोलने का जो मौका मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो समूह है संगठन भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर लीना सैमुअल जी। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद अरुणाचल विश्वविद्यालय से साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी बात कहेंगे। राजीव जी। विशाल जी नमस्कार। नमस्ते, आपका वीडियो जी। नमस्ते जी। सबसे पहले आदरणीय मंच को नमस्कार, और ये इस विषय पर विशद ढंग से चर्चा करने के लिए आभार। और यह इनिशिएटिव संजीव सर ने लिया है, और भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के मंच पर ये जो चर्चा हो रही है वह बहुत ही जरूरी और मौजूद चर्चा है, और इसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी जो जिज्ञासा है और जो प्रश्न है वह है पाठ्यक्रम को अद्यतन करने की बात करते हैं, अपडेट करने की बात करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की बात करते हैं। यानी कि हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम अधिक से अधिक नवाचारी हो, नवोन्मेषी हो और रोजगार परक हो। अवसर के अधिक से अधिक है तो साधन मौजूद हो। लेकिन होता यह है कि जो पाठ्यक्रम हम बनाते हैं वो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, तैयार करते हैं। कई बार अध्यापक के खुद उसको हतोत्साहित करते हैं, या उसमें खुद रुचि नहीं लेते हैं, या अपना अद्यतन अपने को अपडेट करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो फिर लगता है कि हमने बहुत मेहनत के साथ प्रयास पूर्वक एक नया सिलेबस का एक नया प्रारूप मॉडल सामने रखा है, चाहे वह है आपका मीडिया लेखन की बात हो, कार्यालयीय लेखन की बात हो, या फिर है तो अनुवाद की बात हो, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी वेब लेखन की बात हो, या कि सिनेमा के साथ साथ न्यूज सिनेमा की बात हो। ये सारी चीजें जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक पाठ्यक्रम के रूप में, तो रुचि का प्रश्न भी बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। और जब तक से हम पूरी रुचि के साथ पाठ्यक्रम से नहीं जुड़ेंगे, बनाने से लेकर लागू करने तक, तब तक मुझे लगता है कि हमें जो मनोवांछित सफलता है या हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी यही जिज्ञासा और एक मन में कुतूहल था, ये मंच पर रखा। विशाल जी, आपने समय दिया, अवसर दिया, धन्यवाद। शुक्रिया राजीव जी, आपने एक जरूरी बातचीत की तरफ, जरूरी पहलू की तरफ ध्यान दिलाया है। और जब इन सब सारी चीज़ों को मिलाकर के बातचीत प्रोफेसर संजीव दुबे कह रहे होंगे तो वो शामिल करेंगे। अब जी सर, देख लिया मैंने। अब इस क्रम में डॉक्टर एन लक्ष्मी जी अपनी बात कहेंगी। मैं मंच को नमन करती हूँ, और एक अच्छा मतलब विचार विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है नई शिक्षा नीति को लेकर। तो मेरी 2-3 बातें हैं, क्योंकि मैं अंडमान निकोबार में रहती हूँ, और यहाँ हम पांडिचेरी विश्वविद्यालय से, हमारा जो महाविद्यालय है पांडिचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। तो एक तो पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं तो यहाँ पे चर्चा हो ही रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर मैं ये महसूस करती हूँ कि अभी जैसे एक महाविद्यालय से, यहाँ पे मैं मायाबंदर जो कि पोर्ट ब्लेयर से ही एक 14 घंटे का सफर है, यहाँ पे एक महाविद्यालय है, और यहाँ से यदि कोई छात्र पोर्ट ब्लेयर में स्थित महाविद्यालय को यदि जाना चाहते हैं ट्रांसफर लेके, तो उनको हम यहाँ से लेटर पांडिचेरी भेजते हैं, और वहां से करस्पॉन्डेंस होके आते बहुत विलम्ब हो जाता है। और दूसरी बात, उनका रिजल्ट आने में और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन करने में हमारे सामने बहुत समस्याएं आती हैं। मार्कशीट्स वगैरह उनका मेंटेन करने में, क्योंकि आधा सेमेस्टर उन्होंने यहाँ लिखा है, आधा सेमेस्टर उन्होंने वहां लिखा है,
तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर भी ठीक से नहीं बन पाता है, जिससे कि ये जो समस्याएं हैं ये क्योंकि मैं एडमिशन विंग और एग्जामिनेशन विंग की भी मैं इंचार्ज रह चुकी हूँ, तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आते रहते हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और दूसरा, अभी किसी ने कहा था कि एक रूपता होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, तो ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ। किसी बच्चा, अभी मान लीजिए अंडमान निकोबार में कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ता है और वो उसको छोड़ के कहीं मुख्य भूमि में कोई दूसरे विश्वविद्यालय में यदि वो जाना चाहता है, यहाँ का पाठ्यक्रम और वहाँ का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग रहता है। और यहाँ के बच्चे, क्योंकि पूरे जंगल से बच्चे आते हैं, तो उनका जो नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं उस स्तर पे नहीं होता है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि रूरल कॉलेजेस के बच्चे और अर्बन कॉलेजेस के बच्चों में ही वो जो बेसिकली जो चैलेंजेस हैं वो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। और हम क्योंकि रूरल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों का जो कैप्चरिंग या कैपेसिटी है वो मुख्य भूमि के बच्चों से बिल्कुल अलग रहेगा। और वहां भी रूरल और अर्बन, ये तमाम बातों को हमें नई शिक्षा नीति को लागू, क्योंकि हमारे यहाँ अभी लागू नहीं हुआ है, हालांकि कहा जा रहा है कि हमें पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए हमारे ऊपर भी दबाव है, हम भी निर्माण में लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें, क्योंकि अभी कोई भी बच्चा कहीं से भी उठ के कहीं पे भी जा सकता है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है और मल्टीपल एंट्री है, तो यही बात मुझे खटकती है, क्योंकि एक बार बच्चा छोड़ के चला जाता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने में हमें बहुत मुश्किल आती है एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। तो मल्टीपल एंट्रीज जब होते हैं तो बच्चे का जो रिकॉर्ड है, मान लीजिए वो बच्चा 7 साल बाद 5 साल बाद आके ज्वाइन करता है, तो वो जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, इसके ऊपर मुझे हमेशा ही एक संदेह रहा है। तो मैं संजीव जी से निवेदन करूंगी, आप इसका मुझे सोल्यूशन बताएं। और दूसरी बात, जैसे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पूरे भारतवर्ष में एक सिलेबस है, तो उसी तरह यदि सारे महाविद्यालयों के लिए सिलेबस में एक रूपता हो, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये सिलेबस, सेकेंड सेमेस्टर के लिए, मुझे लगता है कि ये जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट या फिर एक दूसरे से, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना आना, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसको थोड़ा मतलब। जी धन्यवाद सर। सर्वेश जी के अलावा प्रदीप त्रिपाठी और वो लोग हैं, तो या तो अब तक की बातचीत पर बात कर लें सर, फिर बाकी साथियों से अगले राउंड में बात करें। वो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजों का समाधान हो जाए। पहली बात की है कि जो ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है, उसमें जो ये कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अभी लक्ष्मी मैडम ने ही इस बात का जिक्र किया कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बच्चों में पढ़ाई का, उनकी जानकारी का एक बड़ा अंतर होता है। उसी तरह से हिंदी भाषी क्षेत्र और अहिंदी भाषी क्षेत्र दोनों के विद्यार्थियों में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये देश इतना विविधतापूर्ण है, इतना विशाल है, तो एक पाठ्यक्रम रखना ये कतई उचित नहीं है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को कहा गया है कि कोई भी पाठ्यक्रम जो होगा वो स्थानीय जरूरतों के अनुसार होगा, यानी जो लोकल जरूरतें हैं, जो विद्यार्थियों की जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। तो एक रूपता की बात तो नहीं की जाए तो अच्छा है, बल्कि सबको अपना पाठ्यक्रम निर्मित करने की आजादी है। ये गलत धारणा किसी ने बना ली कि स्टेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम बता दे रहा है और हर कोई उसको उसी रूप में करे, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हर विश्वविद्यालय को ऑटोनॉमी है, पहली बात। दूसरी बात, जो एंट्री और एग्जिट का मामला है, लक्ष्मी जी और हरमीत जी, हरदीप जी और धापसे जी ने जो बात उठाई, उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि यूजीसी ने हर सेमेस्टर का लेवल डिसाइड किया है। जैसे हिंदी कविता का कोई विद्यार्थी हिंदी कविता का प्रश्न पत्र वो पहले या दूसरे सेमेस्टर में पढ़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएगा और वहां के लोग वहां पे थर्ड सेमेस्टर में हिंदी कविता पढ़ा रहे होंगे, तो फर्क ये होगा कि वो थर्ड सेमेस्टर में उसका लेवल 200 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, वो 100 लेवल वाला पेपर नहीं रहेगा। तो 100 से 200 में जो फर्क होगा, उदाहरण के तौर पे अगर उसको शुरुआत में आपने छोटी छोटी कविताएं
फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई है, तो वो जब थर्ड सेमेस्टर में जाएगा तो उसको थोड़ी सी और जो थोड़ी सी वैचारिक कविता है उससे वो जुड़ेगा, उसके आगे जाएगा तो कविता की आलोचना से जुड़ेगा, तो वो लेवल फिक्स किया गया है। तो जैसे एक ही पेपर आप 100 लेवल का भी बना सकते हैं, 200 लेवल का भी बनाएंगे, 300 लेवल का भी बनाएंगे और 400 लेवल का भी बनाएंगे, एक चीज तो ये ध्यान में रखना है। तो ऐसे में अगर बच्चा यहाँ से वहां ट्रांसफर होता है तो वही पेपर वो नहीं पढ़ेगा, पेपर में बदलाव होगा। लेकिन हाँ ये है कि मोटा मोटी ढांचा जो है वो एक बन जाए, वो हम लोग इसीलिए सारी बातचीत कर रहे हैं कि एक ढांचा बन जाए तो वो विद्यार्थियों को सुविधा होगी। एक बात और जो लक्ष्मी जी ने उठाई रिकॉर्ड मेंटेन करने की, तो उसका भी समाधान हो चुका है, उस पर कार्यवाही आपको करनी है। अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी, हर बच्चे का अकाउंट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो खुल रहा है और वह बच्चा आपके यहाँ पे पहले सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में जब भी वो छोड़ देगा तो उसका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उतनी क्रेडिट उसकी डिपॉजिट हो जाएगी। मान लीजिए वो अगले सेमेस्टर में कहीं पढ़ाई नहीं किया, उसके और एक साल बाद वो कहीं ज्वाइन करता है, तो वहां पे उसका जो क्रेडिट उसने एकेडमिक बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, अपने खाते में जमा किया हुआ है, उसको वो रिडीम करके वो आगे की पढ़ाई बढ़ाएगा और वो डिग्री अर्न कर सकेगा। तो ये एक व्यवस्था भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी की गई है, जिसको एबीसी कहा जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि हम लोग अभी जब कोई भी शिक्षा नीति आती है तो हम लोग ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं, लेकिन उसका समाधान है। हमारा जो फोकस है यानी भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद का जो फोकस है वो ये है कि हम समस्त हिंदी के अध्यापक, हमारे समूह में हम लोग करीब 950 साथी हैं। इस कार्यक्रम में केवल 35 से 40 साथी ही जुड़े हुए हैं। तो हम सब लोग जुड़ करके इस पे विचार करें, इस तरह ऑनलाइन बैठक में न सही तो समूह पे चर्चा करें। जैसा कि भरत जी ने कहा कि कौन कौन से प्रश्न पत्र हम इस तरह से सेट कर लें कि 100 लेवल में हम इन कविताओं को इन कवियों को पढ़ाएंगे, 200 लेवल पे इन कविताओं इन कवियों को पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप ये कह तो रहे हैं कि हम कार्यालय हिंदी पढ़ाएंगे, हम दूसरा मीडिया लेखन पढ़ाएंगे, हम पटकथा लेखन पढ़ाएंगे, बट हम पढ़ाएंगे क्या? हमें पढ़ाने की क्षमता है? क्या हमने पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया है? क्या हम उसके लिए प्रशिक्षित हैं? हमारे प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? यह भी सोचना होगा। सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। हम जब तक खुद को नहीं बदल पाएंगे तब तक हम अपने विद्यार्थियों को एक अच्छे अवसर की ओर अग्रसर नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, हिंदी में रोजगार की कोई कमी नहीं है, केवल हिंदी के विद्यार्थियों में वो क्षमता विकसित करनी होगी कि वो अपने पांव पे खड़े होकर सेल्फ डिपेंडेंट होकर वो स्वरोजगार अर्जित कर सकें। मेरे ख्याल से जो मुद्दे उठे थे उनका जवाब संभवतः मैंने दिया है। आगे जो बोलना चाहते हो विशाल जी, उनको आप आमंत्रित कर सकते हैं। जी सर, अब भी डॉक्टर सर्वेश पांडे जी ने वो किया है, तो मैं सर्वेश जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात कहें। सभी लोगों को सादर प्रणाम। सर, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है सर्वेश जी। जी सर, हमारे चूंकि अभी मैडम ने भी एक समस्या उठाई ग्रामीण और शहरी छात्रों की क्षमता को लेकर के, तो हमारा भी कालेसर ग्रामीण क्षेत्र का है और यहाँ पे समस्याएं थोड़ी दूसरे ढंग की हैं सर। यहाँ पे बच्चे जब विषय लेते हैं तो वो दो तरह के बच्चे होते हैं हिंदी लेने के संबंध में। एक होते हैं कि अरे कोई विषय नहीं मिल रहा, चलो हिंदी ले लेते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो वाकई हिंदी को पढ़ना चाहते हैं और क्लास की समस्या होती है कि वो आते नहीं है। वही बच्चे वो क्लास अटेंड करते हैं जिन विषयों में या तो प्रैक्टिकल होता है या तो वाइवा होता है। जैसे हमारा सर ये जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय है, तो पिछली बार से पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने कुछ विषयों में वाइवा की शुरुआत की है, जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। अब ये बात जब बच्चों को पता चली है तो वो हिंदी को छोड़ करके उन विषयों की तरफ ज्यादा रुझान कर दिए।
इससे समस्या सर हम लोग को होती है। फिर ये भी होता है कि अगर हम लोग के भी विषय में हिंदी में भी अगर वाइवा का प्रावधान होता तो संभवतः ये बच्चे इस विषय को गंभीरता से पढ़ते हैं और बाहरी कोई शिक्षक आता तो एक परीक्षा का पूरा माहौल होता और वो बच्चे उसमें अपना ज्यादा रुचि दे सकते हैं। तो मेरी सर समस्या यही है, कई बार ये मन में विचार आता है कि हिंदी में भी कम से कम दूसरा या चौथा सेमेस्टर या तीसरा या पांचवा सेमेस्टर, जैसे सिनेमा का बात है, तो बच्चे अब जब क्लास ही नहीं ले रहे हैं तो क्या जानेंगे कि सिनेमा क्या होता है। और अब अगर कोई बाहरी शिक्षक आता है, उनसे पूछता है सवाल, उनके मन में जिज्ञासा होती है, कुछ चीजों का समाधान भी करेगा और हम लोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, हमारे यहाँ भी जो अदर विश्वविद्यालय के शिक्षक आ रहे हैं वो भी हिंदी को लेकर के और क्या क्या चीजें नई नवाचार हो रहे हैं वो बच्चों को भी पता चलता है और हम जैसे जो नव आगंतुक शिक्षक हैं इनको भी पता चलता है। तो मेरी सर यही जिज्ञासा है कि कम से कम हिंदी में भी प्रयोगात्मक ये वाइवा का कोई शक्ल देना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया अपने विचार को साझा करने का मंच पर, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। शुक्रिया सर्वेश जी। और अब मेरे ख्याल से सब तो बोल चुके हैं, कोई बाकी है? डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी ने एक दफा हाथ उठाया था लेकिन अभी उनका नाम दिख नहीं रहा है। अगर प्रदीप जी बोलना चाहते, प्रदीप जी अगर हम लोग जी। सबको नमस्कार, संभवतः मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ प्रदीप जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है। सर ऐसी जगह पर हूँ, यहाँ थोड़ा मौसम खराब है और बारिश हो रही है इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ जी। जैसे जो भी बातें थी, जब बीच में अभी संजीव सर ने अपनी बात रखी तो काफी शंका का समाधान हो गया, इसलिए मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया था। फिर भी उसमें जैसे जो हरदीप सर या अन्य लोगों ने जो बातें रखी थी उसमें एक रूपता का जो मसला है वो मुझे लगता है कि इस रूप में उसको देखा जाना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे प्रश्न पत्र हैं जो हर जगह पारंपरिक रूप में पढ़ाए ही जाते हैं और जैसे काव्य शास्त्र हो गया या जो हिंदी कविता की विकास यात्रा है, आदिकाल, मध्यकाल या आधुनिक काल, यह प्रश्न पत्र तो हर जगह होते हैं। तो मसला ये है कि मान लीजिए कि हम लोग अपने यहाँ काव्य शास्त्र सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाते हैं और वह दिल्ली विश्वविद्यालय में या गुजरात विश्वविद्यालय में वो चौथे सेमेस्टर में है और जिस तरह से सर कह रहे थे कि उसका स्तर अलग होगा या वहाँ कुछ चीजें अलग होंगी, मुझे लगता है कि उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि प्रश्न पत्र जब वही है और काव्य शास्त्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या कोई नई चीज नहीं शामिल हो गई है तो उसका लेवल आखिर कैसे बदल जाएगा आगे के सेमेस्टर में। एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम लोग सभी लोग प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में हैं इस समय और मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र का अंदर का जो कंटेंट है, प्रश्न पत्र के भीतर की जो चीजें हैं वो तो सबके यहाँ की अलग अलग हो सकती हैं, स्थानीयता और हिंदीतर प्रांत और हिंदी प्रांत सबकी अलग अलग चीजें हैं। उस वस्तु स्थिति के अनुसार कहीं पर कठिन चीजें, कहीं पर औसत दर्जे की चीजें, कहीं पर जैसे विद्यार्थियों का स्तर होगा उस अनुसार तो रखी जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सभी लोग कम से कम अपने विश्वविद्यालय, अपने विभाग के हिंदी पाठ्यक्रम का जो एक स्ट्रक्चर बना है जिसमें ये पूरी तरह से निर्धारित हो चुका हो लगभग कि 8वें सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ाएंगे, उसका क्रम क्या होगा, अगर हम बीच बीच में इसको साझा करते रहेंगे तो लगभग लोगों के पास सूचनाएं पहुंचती रहेंगी और उससे एक फ्रेमवर्क राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस दिशा में विचार किया जाना चाहिए। और एक मेरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे यूजीसी की ओर से यह भी निर्देशित है साथ में कि स्वयं पोर्टल पर भी जो कुछ पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध हैं वहां से भी विद्यार्थी कुछ क्रेडिट हासिल करेंगे, वह एक ऐच्छिक रूप में है, लेकिन उसके साथ हम अपना सामंजस्य कैसे बनाएंगे यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। अगर आगे के विद्वान इन संदर्भों पर भी अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें काफी स्पष्टता आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। और कोई साथी, शिक्षक साथी, प्राध्यापक साथी, यदि उनके मन में कोई इस बात को लेकर के सवाल हो कि कैसे ड्राफ्ट करना है और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं तो वो अपनी बात कह सकते हैं।
नहीं तो फिर प्रदीप जी की बात पर इतनी देर में संजीव सर अपनी बात कहेंगे। जी सर। आप लोग क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी बात बोलने के लिए ये मंच का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो मुद्दे रखे गए हैं तो वो मेरे भी अनुभव से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उसको कहना चाहूँगा। सर्वेश जी ने जो बात कही है वो उनके विश्वविद्यालय के जो नीति निर्धारक लोग हैं, थोड़ा उनको ध्यान देना होगा, और वो इस रूप में कि अभी सेमेस्टर सिस्टम में सब कुछ केवल एंड सेमेस्टर एग्जाम पे निर्धारित नहीं है। आपके यहाँ भी थोड़ा सा सेशनल इवेल्युएशन होगा, जिसको इंटरनल इवेल्युएशन कहते हैं आम भाषा में, और थोड़ा सा इन सेमेस्टर होगा। तो जो सेशनल इवेल्युएशन होगा 30% हो कि 25% हो कि 40% हो, उसमें आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं वह आपके हाथ में है। आप उसमें असाइनमेंट लीजिए, उस असाइनमेंट के आधार पे वाइवा कीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। इस तरह के प्रोविजन आपके विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज को हिंदी में देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी जो पाठ्यक्रम बन रहा है, जो 23-24 से हम लोग लागू कर रहे हैं, उसमें यह ध्यान रखना है कि पहले ही सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में, छुट्टी के दरमियान यानी वेकेशन में उसको कोई न कोई इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप करनी है मतलब अपने विषय से जुड़ा हुआ कोई ऐसा संस्थान, ऐसी कोई व्यवस्था, वो एनजीओ हो सकता है, वो प्रेस हो सकता है, वो रेडियो स्टेशन हो सकता है, वो टीवी स्टेशन हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, कोई भी जहाँ पे बच्चे को इंटर्नशिप करनी होगी। तो ये इंटर्नशिप को कंपलसरी कर दिया गया है। उस पर हमने शायद बात नहीं की थी। तो इंटर्नशिप मिनिमम उसको 4 क्रेडिट इंटर्नशिप का अर्न करना है, भले वो 3 साल का प्रोग्राम कर रहा है। तो इस इंटर्नशिप के बहाने वह कुछ कुशलता, कुछ योग्यता अर्जित कर सकेगा। और दूसरी बात, जो आपका चौथा वर्ष होगा सर्वेश जी, उसमें उसको डिजर्टेशन लिखना है जो 12 क्रेडिट का है। तो जो 12 क्रेडिट का डिजर्टेशन का जो मूल्यांकन होगा, उस मूल्यांकन की पद्धति में भी आप लोग वाइवा जोड़ सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि ये जो पढ़ाने का सिस्टम है वो केवल अब ओरल लेक्चर से बात नहीं बनने वाली है। विद्यार्थी, आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे ना, तो अब वो कुछ ऐसा प्रावधान अगर विश्वविद्यालय करे, महाविद्यालय करे, सब महाविद्यालयों की स्थिति कैसी है हम लोग बेहतर जानते हैं, तो थोड़ा हम लोग भी अपनी ओर से प्रयत्न कर सके तो करें। आजकल चीजें बहुत महंगी नहीं रह गई हैं, बहुत सस्ते पैसे में प्रोजेक्टर्स भी मिल जाता है, जिसको आप मोबाइल से ऐड करके भी आप कुछ बच्चों को आप वैसी चीजें दिखा सकते हैं जो आपके करिकुलम से रिलेट करती हो, और उससे वो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं, आपके कोर्स से जुड़ सकते हैं, और इस तरह से उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो प्रदीप जी ने कही काव्य शास्त्र को लेकर, तो जहां तक हम लोग सभी में ये सहमति है कि यूजी में जो काव्य शास्त्र हम लोग पढ़ाते हैं वो आखिरी सेमेस्टर्स में ही ले जाते हैं, यानी 5वें या 6वें सेमेस्टर में या 7वें सेमेस्टर में हम लोग ले जाएंगे। फिर भी उदाहरण आपको देता हूं कि मान लीजिए कोई पहले सेमेस्टर में काव्य शास्त्र पढ़ाने की जिद रखता है, तो वो पढ़ाए, लेकिन उसका लेवल 100 होगा, यानी ध्वनि सिद्धांत में केवल वो बहुत बताएगा तो शब्द शक्ति के बारे में बता देगा। उसके आगे जो उसका विस्तार है वो उस सेमेस्टर के लेवल के अनुरूप नहीं है। तो ठीक इसी तरह से हम सब की एक मोटा मोटी सहमति तो बनानी ही होगी कि हम लोग काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान कब पढ़ाएं, कहां पर पढ़ाएं। बाकी जो व्याकरण और रचना से संबंधित चीजें हैं वो आप माइनर पेपर में छोटे सेमेस्टर में भी दे सकते हैं, तो दूसरे विद्यार्थी भी उससे जुड़ेंगे, तो जो आपके विद्यार्थियों के लिए भी हितकारी होगा और दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी। आखिरी बात स्वयं को लेके कही गई है। स्वयं के बारे में भारत सरकार यूजीसी ने ये कहा है कि आप 40% कोर्स बच्चे स्वयं से कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं स्वयं का कोई बहुत समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई बच्चा जो आपका अच्छा बच्चा हो, जो स्वयं करना चाहता हो, तो वो और उसको सुविधा उपलब्ध हो, यानी
खास करके शहरी क्षेत्र के बच्चे, तो वो जरूर इसका फायदा लें। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी ले सकते हैं अगर इंटरनेट आज की ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा है। और उसमें दिक्कत एक ही आ रही है कि वो एडिशनल के तौर पे लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो कई बार बच्चे अगर इन ल्यू ऑफ जो कंपल्सरी क्रेडिट कोर्सेज हैं जिसको लिए बिना उसकी क्रेडिट पूरी नहीं होगी डिग्री अवार्ड करने के लिए, तो वो उसके बदले में अगर स्वयं कोर्स लेते हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि स्वयं कोर्स की जो टाइमिंग है, उनकी जो परीक्षा की टाइमिंग है, उसका सही ध्यान रख लें। यानी जिसको आपको 3rd सेमेस्टर में रिडीम करना है, भुनाना है, वो 1st सेमेस्टर में ही वो कोर्स ले लें। तो कई बार हमने अनुभव किया कि बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, बीच में वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं, टाइमली असाइनमेंट नहीं भरते हैं, जमा करते हैं, तो इसलिए जो ऑनलाइन उनके टीचर हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। जबकि रेगुलर फेस टू फेस टीचिंग मोड में ये होता है कि विद्यार्थी लेट आया, आपके हाथ पांव जोड़ा और आपने उसको माफ कर दिया, उसका असाइनमेंट ले लिया, उसको नंबर दे दिया। तो ऑनलाइन वाले इस तरह से इनकरेज नहीं करते हैं, तो बच्चों का बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो एडिशनल क्रेडिट लें तो बहुत अच्छी बात है। अब ये अलग बात है कि एडिशनल क्रेडिट को कैसे आप उसके मार्कशीट में दिखाना है, कितना दिखाना है, इस बारे में अलग अलग विश्वविद्यालय अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। कभी मैं अपने विश्वविद्यालय में क्या होता है, क्या किस तरह हो रहा है, उस बारे में कोई जानना चाहेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन स्वयं भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग उसको ले सकते हैं। और कोई साथी, शिक्षक साथी, प्राध्यापक साथी अपनी बात कहना चाहें तो आमंत्रित हैं। किसी और साथी ने तो अभी तक हाथ उठाया नहीं है सर, तो मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। जी जरूर जरूर। अभी जैसे कि स्वयं के कोर्स की बात चल रही थी, मैं समझता हूं कि विद्यार्थी के पाठ्यक्रम में तभी जाएगा अगर वो ऑप्शन उस विश्वविद्यालय में नहीं होगा। अगर वो ऐसा विषय पढ़ना चाहता है जो उस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा, तभी वो स्वयं के पाठ्यक्रम के लिए चुनाव करेगा। और दूसरी बात, संजीव जी ने अपनी भूमिका में तार्किक चिंतन की बात कही थी, जिसे हम अंग्रेजी में क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का, वैसे तो जो पाश्चात्य मुल्क हैं उनमें विशेष पाठ्यक्रम बना हुआ है और वो उसके ऊपर कोर्स भी करवाते हैं, हाउ टू थिंक क्रिटिकली। तो वो एक विशेष, जब जिसे हम कहते हैं पूर्वाग्रह मुक्त होकर के आपने बताना है कोई चीज सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही है, तो उसका कारण बताना आपको पड़ेगा ताकि वो तार्किक क्षमता उसकी विकसित हो चल सके। तो ऐसा भी पाठ्यक्रम बनाना चाहिए हमें। और डॉक्टर संजीव जी ने एक बात और भी कही थी कि अगर हम बात कहते हैं कि हमने ये पाठ्यक्रम लगा दिया तो क्या उसकी कोई पाठ्य पुस्तक तैयार हुई है। तो सर, पाठ्य पुस्तक तैयार होने में समय भी लगता है और संसाधन भी लगते हैं, और उसमें मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि आजकल बहुत सारे जो सामग्री है वो YouTube चैनल्स पर उपलब्ध है या फिर गूगल पर भी उपलब्ध है, विकिपीडिया पर उपलब्ध है। तो हम पाठ्य पुस्तक के साथ साथ उन वेबसाइट्स का भी जो है रेफरेंस दे सकते हैं विद्यार्थी कि वहां जाकर के तो किसी विशेष YouTube जो बहुत अच्छा बना हो एकेडमिक दृष्टि से। और एक बात और भी, एक और पाठ्यक्रम हम चला का जो पाठ्यक्रम है 2 क्रेडिट का, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले करवाते हैं। तो हम भी इसी तर्ज पर हिंदी में अकादमिक लेखन का पाठ्यक्रम का परिचय दे सकते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ नियम बताए हुए होते हैं कि अगर आपको शोध पत्र लिखना है तो कैसे लिखना है। आमतौर पर हिंदी के विद्यार्थी उसमें लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं कि एक होता है पॉपुलर आर्टिकल, एक होता है शोध आर्टिकल। जो पॉपुलर आर्टिकल होता है उसको तो सभी लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन जो शोध पत्र होता है उसको पढ़ना और समझना हर किसी के बूते की बात नहीं है। क्योंकि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं तो हमारी एक्सेस है इंटरनेशनल जर्नल्स पर, जो कि टेलर एंड फ्रांसिस के हैं, बाकी जो फेमस एलिसवेयर के हैं। तो जब हम उनके पेपर्स को पढ़ते हैं तो पता चलता भी हाँ, रिसर्च पेपर ऐसे लिखा जाता है।
जबकि हिंदी में सारा पढ़ने के बाद भी पता नहीं लगता कि इसमें निकाला क्या है, मतलब शोध कहाँ हुआ है उसमें। इस बात को ना तो शोध पत्र लिखने वाला जानता है और ना पढ़ने वाले को समझ में आता है। तो ये एक अकादमिक राइटिंग का एक प्रश्न पत्र बना करके तैयार किया जा सकता है, जिसकी सामग्री अंग्रेजी की पुस्तकों में तो बहुत है और उपलब्ध भी है, और उसका इस्तेमाल कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अभी जो नई शिक्षा नीति है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, विद्यार्थी केंद्रित है। अब ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़ो, अब तो ये है कि जो विद्यार्थी चाहेगा कि मुझे ये पढ़ना है, उसको वही पढ़ाना पड़ेगा हमें। और जैसे कि संजीव जी की भूमिका में तय हो ही चुका है कि ये रोजगारोन्मुख होना चाहिए। और जो आउटकम बेस्ड है, अगर मैं मान लो मीडिया पढ़ाता हूँ और मैं पुराना मीडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो पढ़ाने ही पड़ेंगे, लेकिन आजकल फेक न्यूज और डीप फेक न्यूज ये तो बहुत चलती हैं और मीम्स बनने लगे हैं। इसकी भी जानकारी पाठ्यक्रम में अवश्य दी जानी चाहिए ताकि उसे अद्यतन किया जा सके। धन्यवाद, आपने अवसर दिया इस मंच पर, आपका शुक्रिया। धन्यवाद सर। जी भरत जी कहें। दो तीन चीजें थी। एक तो मैं एक रिंग क्रिएट कर देता हूँ, तो जहां जहां जगह पे अलग अलग सिलेबस बना है वो हम लोग उसमें आपस में वो शेयर कर लें, ताकि हमें जानकारी हो जाए कि भाई हमने जोधपुर में इस तरह का बनाया है, और अगर उसमें कोई कमी है या कोई एक सुझाव है तो वो आप दे सकते हैं। और दूसरी चीज, जो हमारे जो पाठ्यक्रम बना रहे थे, जो हमारे सामने जो दिक्कत आई कि हम जो भी कविता का या कहानी का जो कुछ भी पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उसमें हमारी सारी कहानियां, कविताएं, गद्य लेखन 1960-70 तक का ही है। वो 70 कहना भी बेमानी होगा, वो 1960-65 तक का ही। जैसे कुछ किताबें मेरे हाथ में है, तब अब हमारे पास ऐसी कोई नई किताबें जो संपादित है ही नहीं, जिसमें 60-70 के दशक के बाद की कहानियां, उनके गद्य, उनके निबंध, उनकी कविताएं, वो एकांकी वो उपलब्ध हो। तो हम दोनों ही अलग अलग चरणों का, एक वो स्वतंत्रता से पूर्व का और एक वो स्वतंत्रता के पश्चात की, ऐसी अगर कोई संपादित पुस्तकों की सूची हो तो हमें अगर उपलब्ध हो जाए तो हम उसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कर सके। और जब हमारे विभाग में इस तरीके की पुस्तक का हमने स्वयं संपादित करने के बारे में विचार रखा, तो हमारे एकेडमिक काउंसिल से यह तय है कि विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक की संपादित पुस्तक पाठ्यक्रम में नहीं शामिल की जाएगी। तो जब हम उसे संपादित करके भी नहीं शामिल कर सकते, और अन्य जगह की जो संपादित है वो कई सालों से है, अगर वो कई सालों से, तकरीबन 25 या 30 सालों से ये 3-4 किताबें चल रही हैं, अब हम इसी में से हमें जो कुछ भी लेना है, तो एकदम हम नई किताब अगर हमें कोई चाहिए भी, तो हमारे पास आज कमल की है तो वो एक खत की है। तो स्नातक के पाठ्यक्रम में तो हमें पाठ्य पुस्तक ही चाहिए जिसमें हम चयन कर सकें, चाहे वो शुक्ल हो, मतलब छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता और वर्तमान कविता। तो हर एक कवि की 2-2, 4-4 कविताओं का इस तरह का संकलन हो। वैसे ही कहानियों का भी ऐसा कुछ संकलन हो, वैसे ही गद्य की अन्य विधाओं का भी एक मानक संकलन हो। तो अगर इस तरह के मानक संकलन कुछ कुछ मार्केट में आने लग जाए तो हमें रचनाओं का चयन करने में बड़ी आसानी होगी, और हमें एक ही पाठ्य पुस्तक उस हमारे उसमें रख सकते हैं जो कि मार्केट से खरीदी जा सके। तो ये हमारे सामने एक टेक्निकल दिक्कत थी। और दूसरी हमारे यहाँ पे जो दिक्कत हम लोगों ने महसूस की कि जो पत्रकारिता का जो पाठ्यक्रम है वो भी हिंदी वाले ही बनाते हैं, और पत्रकारिता भी हम हिंदी वाले ही पढ़ाते हैं। तो जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरी हिंदी में भी, हमें पत्रकारिता में भी, और मैं IIMC से पास आउट हूँ, तो जो टेक्निकल चीजें हैं जितनी भी हिंदी में, वो हमारे पाठ्यक्रमों में एक भी शामिल है नहीं। चाहे वो ब्लॉग लेखन हो, चाहे इंस्क्रिप्ट की हो, चाहे अन्य सारी चीजें, हम लोग जो मशीनी ट्रांसलेशन हो, पटकथा लेखन हो, ये जितने भी जो नए विषय हैं OTT प्लेटफॉर्म है, ये हमारे पाठ्यक्रमों में कहीं भी शामिल है नहीं। तो ऐसे कौन कौन सी जगह पे, चाहे वो इंग्लिश के में भी शामिल हो, तो इंग्लिश को भी चाहे अपने हिंदी के पाठ्यक्रमों का आधार बना सके। तो अन्य दुनिया के दूसरे विश्वविद्यालय में जो अगर इंग्लिश के पाठ्यक्रम में भी ऐसी कोई मानक चीजें हो, तो हम उसी को अडॉप्ट करके हमारे हिंदी के आधुनिक पाठ्यक्रमों का भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं। ये मेरे को सुझाव थे, और मैं जानकारी भी चाहता हूं कि मुझे इस तरह के कुछ संकलन आपकी नजर में हो, ताकि हम इन पुराने संकलनों के जगह वो नए संकलन शामिल कर सके और कुछ बेहतर चीजें हैं, क्योंकि इसमें 60-70 के बाद का कोई रचनाकार उपलब्ध नहीं है।
और उस समय की सारी चीजें अलग थी और अभी के अलग है। ये कुछ मुद्दे थे जो आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। जी शुक्रिया भरत जी। ये बहुत ही ठोस बात थी कि सामग्री की भी दिक्कत आ जाती है। सर इस पे आप कुछ कहेंगे? अब समापन करें, बातें बहुत सारी हैं जी। और पुस्तकों का मामला आप जान रहे हैं, प्रकाशकों से जुड़ा हुआ और वो बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा उसका तंत्र है। मैं उसको कुछ गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कह दूंगा तो बुरा लगेगा लोगों को। लेकिन भरत जी ने सही मुद्दा उठाया है कि किताबें बदलनी चाहिए और हम सब देखते हैं कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आग्रह करके कुछ किताबें लगवाई जाती हैं, प्रकाशकों का लाभ होता है, वो सब मुद्दे हैं। खैर हमें स्टैंडर्ड रचनाएं देनी चाहिए। उसके लिए अब वो जमाना नहीं रहा कि केवल किसी प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तक से ही रचनाएं आप दे सकते हैं। आप दूसरे सोर्सेस जो आपके उपलब्ध हैं और आपके बच्चों के हाथ में भी अब वो व्यवस्था आ गई है, तो आप वहां से भी दे सकते हैं, या फिर आप स्वयं अपने विश्वविद्यालय का कोई कंपाइलेशन तैयार करके उसको भी आप साझा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब समय काफी हो गया है, तो विशाल जी आप संक्षेप में इसको समाप्त कर दें। बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की बातचीत के आधार पर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद ने एक बड़ा सपना देखा है कि समूचे हिंदुस्तान के हिंदी के प्राध्यापक एक साथ एक मंच पर आएं और वो अलग अलग मसलों पर जरूरी विचार विमर्श करें और पाठ्यक्रमों के सिलसिले में, शोध के सिलसिले में और अध्ययन अध्यापन के सिलसिले में जो भी नवाचार है उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। आज की बातचीत के आधार पर जरूर कहा जा सकता है कि ये बहुत जल्दी ही संभव हो सकता है। आज सभी साथियों ने जिन्होंने इसमें अपनी बात कही है उनके प्रति भी, और जिन्होंने इसमें शामिल होकर के सबकी बातें सुनी हैं और बातों को एक प्रामाणिकता दी है, उन सब के प्रति भी हम सब बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम सब आपस में एक दूसरे के साथी ही हैं, इसलिए इस साथी भाव के साथ एक दूसरे को धन्यवाद देते हुए, अदा करते हुए आज की बैठक यही समाप्त करते हैं। शुक्रिया साथियों। विशाल जी आपका बहुत धन्यवाद, सिंधु जी आपका बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने हमारे साथ जुड़ करके बातचीत को संभव किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।